नमस्कार, सुप्रभात। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम कर रहे थे मॉक टेस्ट जो कि हमारे एमए हिंदी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो इससे के पहले हमने 19 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं 19 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं एमए हिंदी एंट्रेंस 2021 के लिए। आज हम करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 20, जिसमें कि प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी इसमें 30। और इसमें मैं बता दूं आपको कथन निष्कर्ष के प्रश्न मिलेंगे, अभिकथन मिलेगा, स्थापना तर्क मिलेंगे, महत्वपूर्ण पंक्तियां मिलेंगी, महत्वपूर्ण कथन मिलेंगे, जो कि ये सारा संकलन जीएनयू वालों के लिए है। समझ गए। तो इस बार अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर दीजिए। जितने भी ड्यू के विद्यार्थी हैं, जितने भी ड्यू में एडमिशन लेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर आता है काफ़ी लेवल कम रहता है जेएनयू से, तो आप भी अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि आपका भी लेवल इस बार का हाई देखने को मिल सकता है। तो समझ गए साथियों, तैयारी आपको ऐसे रखनी है जैसे जेएनयू वालों की तरफ से। समझ गए, जैसे जेएनयू वाले तरफ अपनी तरफ तैयारी रखते हैं वैसे ही आपको डी वालों को भी रखनी है। समझ गए। बीएचयू के मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता दूं जो कि निकल के आ रही है। बीएचयू वाले जितने भी मेरे साथी हैं, फॉर्म की डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है, आप फॉर्म भर सकते हैं अभी। समझ गए। तो हालांकि अभी इस पर कोई आया नहीं है कि आपका जो आपका एंट्रेंस है उसकी डेट पे भी कोई नोटिफिकेशन है नहीं, पर जो आपकी एडमिशन फॉर्म था उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। समझ गए। जितने भी हमारे बीएचयू वाले हैं, जितने भी बीएचयू का फॉर्म भरे हैं, तो वो देख लें इसको। समझ गए। तो हम कर रहे थे मॉक टेस्ट नंबर 20 होगा हमारा एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए। इसमें जेएनयू, ड्यू और बीएचयू और एएमयू के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना फिर हम मॉक टेस्ट। तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू से आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमने आपको बीएचयू की इन्फॉर्मेशन दी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको वीडियो के माध्यम से पहले प्रोवाइड कराई जाती है। समझ गए। तो ये एक पैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 6-7 यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं सबकी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और यहाँ पे आपको एमए हिंदी के लिए बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी बताई जाती है और मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। समझ गए। तो वीडियो को दोस्तों सभी के सभी लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए और इसे शेयर कर दिए। जितने भी आपके साथी हैं एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपना जेएनयू, बीएचयू, जामिया किसी ड्यू में जाने का अपना उनका सपना है, ड्रीम है, तो वो उन सभी साथियों को ये वीडियो शेयर करें। समझ गए। जितने भी एमए हिंदी के लिए इस बार एग्ज़ाम देंगे। तो शुरू करते हैं अपना फिर हम मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट नंबर 20 का आपका पहला प्रश्न है, देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास करिए मेरे साथियों। क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपका स्क्रीन पर आ चुका है। कथन दिया गया है, आपको बताना है कथन किसका है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है सबसे करेक्ट आंसर। तो पढ़ लेते हैं। कथन हमारा क्या है। मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। ये कथन किसका है बताइए। दोस्तों इसमें मैं बता दूं आप सभी को, लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। हम तैयारी करें जेएनयू के लिए और ड्यू में भी यार अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो ज़माना आने वाला है तो कंपटीशन हाई होने वाला है। समझ गए ना। तो उस हिसाब से हमें अपने प्रश्नों की श्रृंखला रखनी पड़ेगी और इसमें थोड़ा अभी प्रश्न आपको थोड़े से मैं कहूँगा हाँ थोड़े से मॉडरेट लेवल के देखने पड़ेंगे। अभी तक हमने ईजी कर रहे थे, अब हमको मॉडरेट करेंगे और जैसे हम एग्ज़ाम एंड आएगा हमारा, एग्ज़ाम एंड टाइमिंग पे हम मॉडरेट से हाई लेवल पे आ जाएंगे। समझ गए। तो यहाँ पे हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेमचंद्र जी, धूमिल जी, निराला जी या रघुवीर सहाय जी। तो जितने भी मेरे साथियों को इसका आंसर नहीं पता है तो नोट डाउन अवश्य कर लें। जितने आपको प्रश्न आते हैं तो उनको नोट डाउन ना करें, उनको केवल एक रिवीजन कर लीजिए और जितने भी नहीं आते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार उसका रिवीजन जरूर करें। समझ गए। ये आपका एक स्ट्रेटजी का प्लान है कि हमें कोई भी क्वेश्चन करना चाहिए तो उसका एक बार रिवीजन जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये कथन हमारा निराला जी का है। किसका। निराला जी का। तो याद कर लें मेरे साथी सारे के सारे। बढ़ते हैं अपने फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आ गया है दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारा कथन से रिलेटेड है। समझ गया। कथन से रिलेटेड है हमारा दूसरा प्रश्न भी। कथन दिया गया है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करिए। कथन देखिए, कथन हमारा क्या है। तो देखिए ये आपका जो कथन है क्या है। जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा तभी स्वच्छंद छंद से उसकी छाया अंकित हुई।
जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। ये हमारा कथन किसका है आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं। सटीक उत्तर लगाने का सभी के सभी मेरे साथ ही प्रयास करिए। जितने भी आपको इसके अंदर प्रश्न कराए जाते हैं उनको नोट डाउन अवश्य करें और उनका फाइनल स्कोर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपसे मैं कमेंट बॉक्स में आपका जितना भी स्कोर रहता है इन सभी प्रश्नों का मैं आपसे कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहता हूं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र जी या निराला जी, बताइए। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इतनी देर से आंसर लगा लिया होगा। तो यहाँ हमारा सही विकल्प चला जाएगा महादेवी वर्मा। समझ गए। जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। ये हमारा महादेवी जी का कथन है, महादेवी वर्मा जी का कथन है। बढ़ते हैं अपने फिल्म तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। तो क्वेश्चन देख लिया हमने, अब इसका हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति को विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। समझ गए। द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह के स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। समझ गए। प्रश्न समझ गए होंगे मेरे जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, तो प्रश्न समझ गए होंगे। तो इसका सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा में काव्य रचना, बी, राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना, श्रृंगार भक्ति भावना या इतिवृत्तात्मक। तो इसका सही विकल्प क्या होगा मैं आपसे चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि अपने जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के आंसर लगा लिए होंगे। तो तीसरे का भी आंसर आप बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर बी, इतिवृत्तात्मक इसका सही विकल्प चला जाएगा। द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का हुआ था। तो इतिवृत्तात्मक के स्वरूप ही छायावाद का उदय हुआ था। तो जितने भी साथी जिनको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लें, जिनको पता है तो अपना रिवीजन करिए। तो बढ़ते हैं अपने फिल्म चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया, चौथा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए और सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम। जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव कहा जाता है। बताइए। सही प्रश्न है आपका, इसमें उत्तर लगाने का प्रयास करिए जितने भी मेरे JNU के साथी हैं। बताइए। ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या का उदागर, और आपका ऑप्शन नंबर बी, वन मिलन, सी, प्रेम राज्य, या डी, महाराणा का महत्व। तो बताइए इसमें आपका सही विकल्प क्या होगा। तो फोर्थ में मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने लगा लिया होगा। तो यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद की वो लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों के नींव का माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी चला जाएगा। कौन सा, महाराणा का महत्व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं अपने फिर हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्वेश्चन पढ़ना है, उसका सही विकल्प लगाना है। 5वां क्वेश्चन आपका, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है। बताइए। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम अपने। ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, नंद दुलारे वाजपेयी जी, या डी, डॉक्टर रामवार सिंह, या डॉक्टर नगेंद्र जी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा बताइए साथियों, इसका सही विकल्प क्या होने वाला है यहाँ पर। तो मैं आप सभी को बता दूँ, यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प जाएगा, आशा करता हूँ कि आप सभी ने लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है। तो हमारा डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। पढ़ते हैं अपने फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ बताना है आपको इसका सही विकल्प। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने ऑप्शन देख लिए। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा, पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है।
तो बताइए किसको कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए पल्लव, या बी स्वर्ण धुली, या सी रजत शिखर, या डी गीत हंस। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका उत्तर लगा लिया होगा। छठे का, तो हमारा छठे का सही विकल्प चला जाएगा कि प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर ए पल्लव को। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए, छठे का ए इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर लगाने का प्रयास करें मेरे साथियों, क्या आंसर हो जाएगा? 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? महाप्राण जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? आपको बताना, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो उसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार हम। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, या सी महादेवी वर्मा, या डी निराला जी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका उत्तर लगा लिया होगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे हिंदी साहित्य में महाप्राण, जो महाप्राण शब्द है इसके लिए प्रयुक्त किया गया है, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी निराला जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं फिर हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर लगाने का प्रयास करें मेरे साथी, क्या हो जाएगा? निराला जी के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसका, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए परिमल, बी गीतिका, सी अनामिका, या डी कुकुरुमुत्ता। बताइए सही विकल्प। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प जो जाएगा 8वें का, गीतिका। समझ गए? गीतिका जाएगा। निराला जी की किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखी? तो गीतिका की जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, जो निराला की काव्य ग्रंथ है। समझ गए? याद कर लो, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो, पता है तो रिवीजन मारो। जितने भी मेरे साथी जिनको ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तैयारी चल रही है आप सभी की। समझ गए? बस आप समझ जाओ कि आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। बढ़ते अपने फिर 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर लगाने का प्रयास करें मेरे साथियों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये, महादेवी जी को किस रचना हेतु मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला? बताइए क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए यमा, फिर निर्जा, या संध्या गीत, या दीपशिखा। यमा, दीपशिखा, संध्या गीत, या निर्जा। बताइए 9वें का सही विकल्प क्या होगा? तो वर्मा जी जो हैं, उनकी जो किस रचना हेतु मंगला प्रसाद पारितोषिक जो सम्मान है ये मिलता है किसमें? यमहा में। किसमें? यमहा याद रखनी, समझ गए? यमहा गाड़ी होती है ना, तो ये यमहा, समझ गए? इसके लिए ऐसे ट्रिक बनाइए, याद करिए, जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर लगाइए और आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करना मेरे साथियों। निराला जी का अंतिम काव्य ग्रंथ जो उनकी मृत्यु के उपरांत, समझ गए, मृत्यु के उपरांत सन 1969 में प्रकाशित हुआ, बताइए कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए अणिमा, बी गीतिका, सी अनामिका, या डी संध्या कंकाली ककाली। समझ गए? जैसा भी है देख लीजिए। तो 10वें का हमारा सही विकल्प बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा जो 10वें का सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते अपने फिर हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपके जो दिए गए थे ऑप्शन, उन सभी में ऑप्शनों में आपको ये देखना होता है कि ये सभी जो दिए गए हैं
ये कुछ ना कुछ आपके रिलेटेड ज़रूर होंगे, इनसे बना के रखिए या ट्रिक बना के रखिए, जैसे भी आपको याद कर सकें। तो यहाँ से हम करते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। पंक्ति दी हुई है, आपको बताना है किसकी है पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लागे, कुंदन को रंग फीको लागे, तो किसकी है। मतीराम, सेनापति, घनानंद, भूषण। बताओ सही विकल्प क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का हमारा सही विकल्प चला जाएगा, आपको इसका पता होना चाहिए। कुंदन को रंग फीको लागे आपकी किसकी है। मतीराम जी की। किसकी। मतीराम जी की। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा किसका। मतीराम जी। बढ़ते हैं अपने फिर 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर लगाने का प्रयास करें मेरे साथियों, क्या हो जाएगा। ये जो आपका कथन है एक बार हम देख लेते हैं, क्या कथन है आपका। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा आपका। ए रामचंद्र शुक्ल, बी जयशंकर प्रसाद, या सी राम नरेश त्रिपाठी, या डी मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे हमारा 12वें का जो सही विकल्प जाएगा, आशा करता हूँ कि आप सभी ने लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प चला जाएगा। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। ये कथन है हमारा राम नरेश त्रिपाठी जी का। तो बढ़ते हैं अपने हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको चारों में से सही विकल्प बताना है। इसका सही विकल्प क्या होगा, तो एक बार हम देख लेते हैं क्या है इसमें। अरुणे ये मधुमेह देश हमारा, अरुणे ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरुणे ये मधुमेह देश हमारा, बिल्कुल सही है। जहाँ पर पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सही बात है। एक अनजाने आदमी को यहाँ पे सहारा मिल जाता है, समझ गए। तो बहुत ही बढ़िया पंक्ति हैं जो भी हैं। तो इसमें बताना है आपको ये किसकी हैं, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा जो ये कथन है, ये जो है आपको बताना है किसका है। ए जयशंकर प्रसाद, बी रामचंद्र शुक्ल, या सी सुमित्रा नंदन पंत, या डी राम नरेश त्रिपाठी जी। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा 13वें का। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा। अरुणे ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जो कि हमारी जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी। जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम। यहाँ क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन आपका। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है। आपने बताना है यहाँ पे भारतेंदु जी की कौन सी कृति नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, बी भारत दुर्दशा, सी अंधेरी नगरी, या भरत हरण। तो यहाँ 14वें का सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही विकल्प क्या होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा 14 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत हरण। समझ गए। इसका सही विकल्प चला जाएगा। ये भारतेंदु हो जी की नहीं है, समझ गए। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती और भारत दुर्दशा और अपनी अंधेरी नगरी, ये सभी हमारे भारतेंदु जी की हैं, समझ गए। और भरत हरण जो है, भारत हरण, ये इनकी नहीं है। बढ़ते अपने फिर हम 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 15 दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है। भारतेंदु, राधाकृष्ण, प्रेमघन, जगमोहन सिंह। तो 15वें का हमारा सही विकल्प क्या होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आनंद अरुणोदय ये किसकी है आपकी। प्रेमघन जी की है। बढ़ते अपने हम 16वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए आंसर क्या होगा। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है।
ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए बद्री नारायण चौधरी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी जगमोहन सिंह, या डी अंबिका दत्त व्यास। ऑप्शन 16वें का सही विकल्प क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर हमारा आप आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा, सही आंसर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, किसका, जगमोहन सिंह। प्रेम संपत्ति लता, जो कि हमारी जगमोहन सिंह की रचना है। समझ गए। बढ़ते अपने फिर हम 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका है सभी के लिए। अगर आपने भारतेंदु जी की सभी रचनाएं, कहानी, कविता सब पढ़ी होंगी तो आप इसका आंसर लगा सकेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको, भारतेंदु जी ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को गधा कहा है। समझ गए, देसी राजा को गधा कहा है, बताइए कौन सी कैसी कृति थी। भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, सी चंद्रावली, या डी नील देवी। तो यहाँ पे हमारा 17वें का सही विकल्प क्या होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा इसका आंसर। समझ गए, भारत दुर्दशा। बढ़ते हैं अपने फिर हम 18वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम रचना कौन सी है, बताइए। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम रचना कौन सी है। भारत भारती, रंग में भंग, साकेत, या डी यशोधरा। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सही विकल्प क्या होगा दोस्तों आप सभी के हिसाब से। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगाया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम रचना है। याद रखना है, आप सभी को पूछा जा सकता है आपका। बढ़ते हैं अपने फिर हम 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर लगाइए, सही उत्तर लगाने का प्रयास करिए। क्या हो जाएगा बताइए। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की संपत्ति का सूचक माना गया है। ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसको भारतेंदु युग की संपत्ति मतलब समाप्ति का सूचक माना गया है। ऑप्शन देख लीजिए, साहित्य संदेश, सरस्वती, आनंद कदाम्बनी, या डी नगरी प्रचाणी पत्रिका। तो 19वें का सही विकल्प क्या होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो यहाँ आपका टाइमिंग खत्म होती है। तो यहाँ हमारा सही विकल्प जो चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती पे। समझ गए, सरस्वती पर। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने फिर हम 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ आपको बताना है द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, जितने भी जेएनयू वाले हैं। बताइए द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। आशा करता हूँ कि आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम अपने। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध जी, श्रीधर पाठक जी, या मैथिली शरण गुप्त जी। तो 20वें का सही विकल्प क्या होगा बताइए। राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया, ये हमारा मैथिली शरण गुप्त जी को किया गया। याद रखना, मैथिली शरण गुप्त जी को द्विवेदी पूछेगा कि द्विवेदी युग के ऐसा कौन सा कवि है जिसे कि राज्यसभा में नियुक्त किया गया था। तो हमारा मैथिली शरण गुप्त जी को। समझ गए, जिसको नहीं पता तो नोट डाउन करें, जिसको पता है तो बहुत बढ़िया, रिवीजन हो गया आपका। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलधार ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए भारत भारती, साकेत, यशोधरा, या पंचवटी। लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा है 21वें का, बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए भारत भारती। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आ गया आपका 22वां प्रश्न। समझ गए, 22वां प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है आप सभी के इस मॉक टेस्ट में। ऐसे अब आने वाले हैं आपके भविष्य में, जितने भी आपके अभी
जब तक एंट्रेंस नहीं हुआ था सभी यूनिवर्सिटी का, आपको डेली 9 बजे सुबह के 9 बजे सभी लाइव आ जाया करो। जितने भी साथी हैं, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ 9 बजे आपकी क्लास लगती है डेली, जब तक आपका एंट्रेंस होगा किसी भी यूनिवर्सिटी का। JNU, BHU, जामिया का हो चुका है हमारा, बहुत ही बढ़िया हुआ था मॉक टेस्ट जो हमारा। उसमें मॉक टेस्ट में 20% आए थे यार। JNU में जो आपका जामिया में जितना हुआ था 40 में से ऑब्जेक्टिव में 20% आए थे, बहुत ही बढ़िया स्कोर रहा था हमारा वहाँ पर। तो हमने सभी जो लास्ट ईयर का अपना जो जामिया का पेपर है वो भी करा दिया था, और इस साल का भी जो हमारा जामिया का पेपर अभी हाल ही में हुआ है 2021 का, वो भी करा दिया है। समझ गए? तो मैंने आप सबको क्या बताया, जो भी आप इसके अंदर, तो सभी मेरे साथी जितने भी हैं, सभी वीडियो जितनी देख रहे हैं, सभी अपने 9 बजे करेक्ट 9 बजे मॉर्निंग के टाइम पे सभी आ जाए करिए। लाइव आपकी मॉक टेस्ट होता है, सभी उसमें प्रश्न लगाते हैं, आप भी लगाइए, आप भी देखिए आपके प्रश्न ठीक होते हैं क्या, बाकी के ठीक होते हैं। समझ गए? तो आपको पता लगेगा कि आपका बढ़िया स्कोर जा रहा है कि दूसरे का। समझ गए? तो 22वां क्वेश्चन इतनी देर से आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ था, तो जल्दी से इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे। बताइए क्या हो जाएगा। बाईसवां क्वेश्चन हमारा, वह रचना कौन सी है जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी। राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी। बहुत ही ऐसे प्रश्न देता है आपके, डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपको। कि JNU में जितने मेरे साथी देते हैं एंट्रेंस, उन सबको पता होगा, लास्ट ईयर का अपने प्रश्न उठा के देखा होगा कि उसमें कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि रचना किसकी है, उपन्यास किसका, नहीं पूछेगा, वो घुमा के देगा। समझ गए? घुमा के देगा। तो यहाँ पे भी मैं घुमा के दे रखा है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बताइए सही विकल्प क्या होगा इसका। साकेत, यशोधरा, या भारत भारती, या जय भारत। बताइए सही विकल्प क्या होगा इसका। तो इतनी देर से लगा हुआ था स्क्रीन पे, आप सभी को मैं बता दूं तो ऑप्शन नंबर C चला जाएगा। कौन सा? भारत भारती को राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी इसने। समझ गए? बढ़ते हैं फ्रम 23वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे साथियों। तो यहाँ हमारा जो प्रश्न है अब हम देख लेते हैं। भक्ति काल और रीति काल का सामान्य कवि किसे कहा जाता है। बताइए किसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर A जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, या राम नरेश त्रिपाठी, या हमारा ऑप्शन नंबर D अयोध्या सिंह उपाध्याय। भक्ति काल और रीति काल का सामान्य कवि किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आपका देखने को मिल सकता है आपके एंट्रेंस में ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर इस पे चलेगा। जितने मेरे साथी हैं सभी ने इस प्रश्न का उत्तर लगा लिया होगा, तो आशा करता हूँ इसका सही विकल्प क्या है। तो हम बता दें दोस्तों आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही विकल्प चलेगा ऑप्शन नंबर A। समझ गए? भक्ति काल और रीति काल का जो सामान्य कवि कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये हमारा जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने फिर 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं उत्तर लगाने का प्रयास करिए दोस्तों। इतने प्रश्न आपको सभी को करा दिए हैं, आपको यहाँ 24% क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ भी गलत होता है, कुछ भी ऑप्शन गलत हो जाता है मुझसे, तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। उसका सही विकल्प आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मैं कुछ भी जो होगा, हो जाता है कभी कभार गलत हो जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं अगर मैं कोई भी ऑप्शन आपको गलत बताता हूँ। समझ गए? तो यहाँ पे आपका 24वां प्रश्न है, इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम कथा का दूसरा स्तंभ साकेत है। ये यहाँ साकेत का अर्थ क्या है, यहाँ साकेत का अर्थ क्या है, तो बताइए यहाँ साकेत का क्या अर्थ लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर A अयोध्या, स्वर्णलोक, मृत्युलोक, रामकथा काव्य। तो यहाँ सही विकल्प क्या होगा। तो 24वें का आपका सही विकल्प होगा। यहाँ आपका जो टाइम है एंड होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका आंसर लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर A चला जाएगा, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A इसका सही विकल्प चला जाएगा। तो बढ़ते हैं फिर हम 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छंद दर्पण कहा जाता है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर A जय भारत, B साकेत, C यशोधरा, या D विष्णु प्रिय।
तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प चला जाएगा, आशा करते हैं आप सभी ने लगा लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जय भारत। समझ गए। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का जो स्वच्छंद दर्पण कहा जाता है, हमारा जय भारत को कहा जाता है। बढ़ते हैं फिर हम 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपको कथन दिया गया है, आपको बताना है किसका कथन है ये। अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है। तो बहुत ही सही बात है, अपना अधिकार किसी को भी खोना नहीं चाहिए। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद, बी, रामधारी सिंह दिनकर, या सी, मैथिली शरण गुप्त, या डी, श्याम नारायण पांडे। सही विकल्प लगाने का प्रयास करना मेरे साथियों, सही विकल्प आना चाहिए आप सभी का। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो यहाँ आपका टाइम एंड होता है, टाइम खत्म हो जाता है यहाँ पे आपका। तो छठे का हमारा सही विकल्प चलाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त सही विकल्प इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपके हैं अब आ गए हैं अभिकथन के कर्स, अभिकथन और तर्क के प्रश्न आ गए हैं आपके। तो देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास करिए। अभिकथन दिया गया आपको 27वें में, दंड कोप का ही एक विधान है। दंड कोप का ही एक विधान है, ये आपका अभिकथन था। और तर्क है आपका, क्योंकि दंड से को दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप देखिए, हाँ ऐसे देख लें आप, क्योंकि दंड से कोप समन होता है। दंड कोप का ही एक विधान है। तर्क है आपका, क्योंकि दंड से कोप समान होता है। समझ गए। तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प होगा, आप देखिए इसमें 27वें में क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो अभिकथन है यहाँ पे दंड कोप का ही एक विधान है। तो यहाँ जितने भी मेरे साथ इस पे ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। तो ये इसमें सही विकल्प चला जाएगा, तो सही है। और दूसरा आपका तर्क जाएगा, क्योंकि दंड से कोप का शमन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो तर्क है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। बढ़ते हैं फिर हम 28वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32वां भी आपका 28वां प्रश्न भी जो है आपका, ये आपका अभिकथन से ही है। यहाँ पे स्थापना तर्क आ गई, यहाँ पे स्थापना तर्क आ गई। स्थापना दी हुई है आपको, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। समझ गए। तर्क देखिए, क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। यह आपका तर्क है। तो इसमें हम सही विकल्प देख लेते हैं। जो हमारा स्थापना है, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। तो यहाँ पे हम दोस्तों आप सभी को बता दें, जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए को सही बता रहे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है, स्थापना सही विकल्प होगा इसका। और बढ़ते हैं फिर तर्क जो देखते हैं हम। तर्क हमारा क्या है, जो तर्क में मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। तो ये एकदम गलत है। समझ गए। आर गलत है, तो जिससे कि हमारा सही हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ये हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते अपने फिर हम 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपका 29वां क्वेश्चन आ चुका है। स्थापना तर्क से आप ही की डिमांड पे ये प्रश्न इसमें लाए गए हैं। तो जितने भी साथी देख रहे हैं तो बताइए, स्थापना देख लीजिए और तर्क देख लीजिए। स्थापना है कबीर क्रांतिकारी कवि हैं। कबीर जो हैं क्रांतिकारी कवि हैं। और तर्क है आपका, वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य स्वर हैं। तो यहाँ हम देख लेंगे जो हमारा स्थापना है, जितने मेरे साथी स्थापना को बोल रहे हैं ठीक, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका जो स्थापना है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कबीर जो हैं क्रांतिकारी कवि हैं। और बात करेगी जो हमारा इसके अंदर तर्क दिया गया है, तर्क में बात करें कि जो हमारा वीर और ओज उनकी कविता का मुख्य स्वर है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा? बिल्कुल गलत। तो यहाँ देखेंगे ए सही, आर गलत। तो ए सही, आर गलत, यही आपका पहला आंसर हो जाएगा। तो 29 का हमारा ए आंसर ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने फिर हम 23वें क्वेश्चन के। यहाँ आ गया दोस्तों आप सभी का 30वां प्रश्न, जो कि आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है। यहाँ आपको बताना है इसका सही विकल्प। मैं आपसे क्वेश्चन दे दिया है, आपको बताना है। 30वां क्वेश्चन जो आपका, शहादतनामा किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना? जी नहीं बोला हूँ, डी वाले सभी इसका आंसर करेक्ट देना मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। शहादतनामा किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी कविता, सी उपन्यास, या डी नाटक। समझ गए। तो हमारा मॉक टेस्ट 20 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। 20 मॉक टेस्ट हमने करा दिए दोस्तों।
बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तो आशा करता हूँ कि जितने भी मॉक टेस्ट मैं करा रहा हूँ तो आप मुझे अच्छा स्कोर ही प्रदान करेंगे, जैसे मुझे लास्ट ईयर प्रदान किया था सभी साथियों ने। तो अच्छा स्कोर आना चाहिए, मैं इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ आप सभी से। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल पढ़ाई करनी है। जितने भी आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूँ कि जितने भी इसके अंदर मॉक टेस्ट कराए जाते हैं सभी मॉक टेस्ट को करिए। इन्हीं में से दोस्तों आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं जितने भी बता रहा हूँ ना दोस्तों आप सभी को प्रश्न, तो ये सभी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जितने भी लास्ट ईयर के जो दोस्त थे मैं उन सभी को यही गुजारिश करता था, और उनमें से कुछ बच्चे जो अच्छे से वीडियो देखते थे, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाते थे, सभी वीडियो को प्रॉपरली देखते थे, सभी मॉक टेस्ट करते थे। तो पिछली बार दोस्तों बता दूं, मैं टेलीग्राम चैनल नहीं था, टेलीग्राम चैनल इसी साल बनाया है और इसी साल PDF सारी प्रोवाइड करें, तो आपको मैंने इसमें ज़्यादा इफेक्ट किया है। तो आपको ज़्यादा मैंने इस बार मेहनत करी है, आपको PDF प्रोवाइड कराइए। लास्ट ईयर नहीं कराई थी तब भी उनका अच्छा स्कोर रहा था सभी का, समझ गए, जितने भी साथी थे। तो बहुत ऐसे साथी उन्होंने व्हाट्सअप पे कमेंट करे थे, व्हाट्सअप पे बताया था कि भाई हमारा ये स्कोर है। तो मैंने ये लास्ट ईयर के 2-3 बच्चे थे उनका निकाल के दिखा दिया। जैसे हमारे बहुत स्टूडेंट थे, उन सभी में जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताई, सबसे तैयारी करी, वैसे भी आप भी कर लीजिए। तो आपका भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अगर आप DU में चाहते हैं तो DU में, BHU चाहते हैं BHU, JNU चाहते हैं तो JNU, समझ गए। तो यहीं पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अच्छे से तैयारी करिए। मैं आपको जब इतनी मेहनत करता हूँ, 30 प्रश्न लाता हूँ, सब ढूंढ ढांड के मैं लाता हूँ। कहीं के UGC नेट JRF के प्रश्न होते हैं, क्या TGT वाले होते हैं, कहीं PGT के होते हैं, कहीं DSSB में आए हुए होते हैं, कहीं UP टेट में आए हुए होते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ना यहाँ पर, वो किसी किसी जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, सभी के मैं इसमें प्रश्न ला के संकलित करके उन सभी को लिख कर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समझना। तो इसलिए बोलता हूँ मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो मेहनत आपको जो है फल आपको मिलेगा इसका। मेहनत मैं कर रहा हूँ पर फल आपको मिलेगा। तो यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करिए, समझ गए ना। तो आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, इतनी देर आते हैं वीडियो देखते हैं तो अच्छे से बनाना है अपने क्वेश्चन। और जितने मेरे साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हिंदी साहित्य आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध चैनल होने वाला है हिंदी के लिहाजे से, समझ गए। अब जब हिंदी की आप आ ही गए हैं डिपार्टमेंट में, हमारे डिपार्टमेंट में आ ही गए हैं, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। हिंदी का जो लेवल है ना काफ़ी हाई जाने वाला है आपके आने वाले समय पर, समझ गए। तो यही वीडियो को हम कहेंगे एंड करने के लिए। और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों लाइक तो ज़रूर करा करिए। लाइक तो आप करते ही नहीं हैं यार। जितने मैं देखता हूँ 200-300 बच्चे मॉक टेस्ट करते हैं डेली, पर डे करते हैं, पर लाइक नहीं आते यार। 20 से 25 मॉक लाइक आते हैं। तो यार लाइक करा करो, लाइक में कोई थोड़ी ना कुछ घाटा हो रहा है, लाइक करा करिए, समझ गए। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन शहादतनामा किस विधा की रचना है, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, जो भी है कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। 30 में से कितने आपका स्कोर रहा। बेस्ट स्कोर मैं आप सभी के लिए बता दूं, बेस्ट स्कोर वाले जिनका 25 से क्रॉस मारेगा JNU है मेरे हिसाब से। JNU 25 से स्कोर जिनका ऊपर मारेगा, नहीं ऊपर बोल रहा हूँ, 25 से ऊपर आएगा जिनका 26, 27, 28, 29, 30। 25 से मैं बोलूँ 20 से 25 वाले DU हैं सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, समझ गए। तो मैंने स्कोर भी बता दिया आपको कितना कितना स्कोर लाना है। JNU का जो बोल रहे हैं कि हमें JNU में एडमिशन लें तो 25 के प्लस आपका स्कोर मुझे मिलना चाहिए। DU बोल रहे हो तो 20 से 25 में स्कोर रहना चाहिए। और आपका DU से अगर हटके हैं तो आपका 20 से 25 के आंसर आपका रहना चाहिए। तो जितने भी BHU वाले भी हैं, MU वाले हैं, तो आपका 25 तक स्कोर रहना चाहिए, समझ गए। और JNU वाले को तो मैंने आपको बता ही दिया क्या स्कोर रहना चाहिए। तो हम वीडियो को हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।